दोबारा जन्मने के बाद मुझे लगा कि मेरी 3 सिस्टर्स मेरी मन की बात सुन सकती हैं। क्या मुझे मेरी सबसे बड़ी सिस्टर क्लोई को बताना चाहिए कि वो जिस नकली इंसान जूलियन को इतना प्यार करती है, वो बाद में उसकी पूरी दौलत चुराने का प्लान बनाएगा? मैंने देखा कि क्लोई, जो जूलियन के सिर पर हाथ रखने वाली थी, उसने अचानक उसके मुंह पर एक जोरदार पंच मार दिया। शायद मुझे मेरी दूसरी सिस्टर ओलिविया को नहीं बताना चाहिए कि जब भी वो नहाती है, जूलियन चुपके से उसका वीडियो बनाता है और अपने क्लासमेट्स को भेजता है। मैंने देखा कि ओलिविया, जो जूलियन को खाना खिला रही थी, उसने अचानक खाने का बॉल उसके सिर पर दे मारा। अगर मेरी तीसरी सिस्टर सोफिया को पता चलता कि वो अपनी आगे की जिंदगी जेल में और दवाइयों के नशे में बिताएगी सिर्फ इसलिए क्योंकि जूलियन ने जानबूझकर उसे परेशान करने के लिए लोग भेजे थे, तो क्या वो टूट जाती? मैंने देखा कि सोफिया, जो जूलियन को उठाने वाली थी, उसने अचानक उसे इतनी जोर से लात मारी कि वो 10 मीटर दूर जाकर गिरा। छोड़ो ये सब। हर जन्म में मैंने अपनी तीनों सिस्टर्स का प्यार पाने के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी। ऐसा लगता है कि सच्चाई के बदले सच्चाई नहीं मिलती, और इस बार मैं सच में बहुत थक गया हूँ। मेरा पिछला जन्म एक नॉवेल के अंदर हुआ था और मैंने अपनी तीनों सिस्टर्स को बचाने के लिए जूलियन के सारे प्लान्स खराब किए थे, पर बदले में मुझे सिर्फ उनकी नफरत मिली। सबसे बड़ी क्लोई एक पत्थर दिल सीईओ थी। उसने मेरे सारे क्रेडिट कार्ड्स बंद कर दिए और मुझे वॉल्टन फैमिली के घर से निकाल दिया। दूसरी सिस्टर ओलिविया एक बहुत ही शांत डॉक्टर थी। उसने चुपके से मेरी दवाइयां बदल दी, जिससे मैं हमेशा दर्द में रहता था। तीसरी सिस्टर सोफिया एक बहुत बड़ी सेलिब्रिटी थी। उसने मेरी पहचान छुपाए रखी और अपने फैंस को मुझे इंटरनेट पर परेशान करने दिया। मैंने उन चारों को आखिरी बार एक पुराने खराब रेंटल अपार्टमेंट में देखा था। मैं एक व्हील चेयर पर था और मेरे कपड़े बहुत गंदे थे, जबकि जूलियन ने एक बहुत महंगा सूट पहना था जो वो पहले कभी नहीं खरीद सकता था, और मेरी तीनों सिस्टर्स उसके आसपास खड़ी थीं। उसने मुझे टेढ़ी नजर से देखा और हंसकर बोला, हमारी पुरानी दोस्ती के लिए अगर तुम आज मुझसे माफी मांगो और मुझे जीजा जी बोलो तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगा और वॉल्टन घर वापस ले जाऊंगा। क्या बोलते हो? उसे जीजा जी बोलूं? वो इस लायक नहीं था। उसी ने मेरा चेहरा खराब किया और मुझे चलने लायक नहीं छोड़ा, और उसका आखिरी मकसद वॉल्टन फैमिली को बर्बाद करना था। पर अफसोस, किसी ने मेरी एक बात नहीं सुनी। सबको लगा कि मैं जूलियन से जलता हूँ, इसलिए मेरी ये हालत हुई है। तुम्हें लगता है तुम जीजा जी बोलने के लायक हो? इससे अच्छा तुम मुझे मार ही डालो। मैंने अपना गुस्सा रोककर उसके ऊपर थूक दिया। एक दिन तुम्हारा ये गंदा चेहरा सबके सामने आएगा। इससे पहले कि मैं अपनी बात पूरी करता, किसी ने मेरे मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मारा। मैंने मुश्किल से अपनी आंखें खोली और क्लोई का गुस्से वाला चेहरा देखा। वो मुझे इतनी नफरत से देख रही थी जैसे कोई गंदी चीज देख रही हो। ईथन, अगर तुम अपनी ये जुबान बंद नहीं रख सकते तो मैं इसे तोड़ दूंगी। दीदी? मुझे दीदी मत बुलाओ। जिस दिन तुमने जूलियन को खसाने की कोशिश की, उस दिन से तुम हमारे भाई नहीं रहे। वो बातें मेरे दिल में खंजर की तरह लगी। मेरी आंखों की चमक चली गई। मैं कुछ बोलना चाहता था, पर गला इतना सूख गया था कि कोई आवाज नहीं निकली। मेरा दिल फिर से दुखने लगा और मैं अपना सीना पकड़कर सांस लेने की कोशिश करने लगा। ओलिविया ने सिगरेट पीना लगभग छोड़ दिया था, पर अब जूलियन की वजह से उसने फिर से पीना शुरू कर दिया था। वो मेरे पास आई और जलती हुई सिगरेट मेरे हाथ के पीछे दबा दी। उसने मेरे दर्द को बिल्कुल ध्यान नहीं दिया और मेरे सीने की तरफ इशारा करके मजाक उड़ाया। ईथन, तुम्हारी दिल की बीमारी शायद तुम्हारे काले दिल की वजह से है। मुझे नहीं लगता अब इसका कोई इलाज करने की जरूरत है। सही कहा ना? दर्द इतना ज्यादा था कि मेरी सांस अटक गई और मैं व्हील चेयर से नीचे गिर गया। सोफिया धीरे से नीचे बैठी और मेरे पतले हड्डी वाले शरीर को देखकर अजीब सा मुंह बनाया। अब ये बेचारा बनने का नाटक क्यों? ईथन, क्या तुम्हें सच में लगता है कि ऐसी हालत बनाकर तुम हमारी माफी पालोगे? तुम सपना देख रहे हो और लगता है तुमने अभी तक कोई सबक नहीं सीखा। उसकी बातों का मतलब मैं अच्छे से समझता था। सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने जूलियन को बुरा भला कहा था, सोफिया ने अपने फैंस को इंटरनेट पर मुझसे बदला लेने दिया था। कुछ लोग तो मेरे पीछे तक आए, मुझे व्हील चेयर से गिरा दिया, और जब मैं बिना दवाई के जमीन पर रेंग रहा था तो बस खड़े होकर देखते रहे। अब सांस लेना भी एक बहुत बड़ा दर्द बन गया था। मैं एक मरती हुई मछली की तरह जमीन पर पड़ा था और मेरी होश खोती जा रही थी। मैंने अपनी जिंदगी का कोई ऐसा पल याद करने की कोशिश की जो दुख भरा ना हो, पर मुझे एक भी याद नहीं आया। मेरी सिस्टर्स ने हेल्प के लिए उठा मेरा हाथ छोड़ दिया और वहां से चली गईं, बस पीछे से एक बुरा शब्द बोलकर गईं। खराब किस्मत। मैंने अपना मुंह खोला, पर आखिर में मेरे पास लड़ने की कोई ताकत नहीं बची थी। ये मेरा दूसरा जन्म था। मैंने हर एक चीज का प्लान बनाया था, पर आखिर में मैं इस दुनिया के हीरो के नसीब को नहीं हरा सका। ये दुनिया एक ऐसी नॉवेल थी जहां हीरो के पास सब कुछ होता है। मेरी सिस्टर्स मेन विलन थी, पर किस्मत के चक्कर में वो जूलियन के पीछे पागल हो गईं और उसकी वफादार बन गईं। उन्हें इस किस्मत से बचाने के लिए मैंने जूलियन का सच सामने लाने की बहुत कोशिश की, पर उनकी नजरों में ये बस ऐसा लगा कि मैं उनका प्यार खोने की वजह से जलता हूँ। मैं वॉल्टन फैमिली का छोटा मालिक से एक खराब चेहरे वाला, अपाहिज, बाहर निकाला गया इंसान बन गया जिसे सब नफरत करते थे। मैं चाहे जितनी बार भी जन्म लूं, जूलियन हमेशा मेरी तीनों सिस्टर्स के बीच जगह बना लेता था और उनके दिल में मेरी जगह सबसे खास बन जाता था। मैं जानता था कि जब मैं अपनी आंखें खोलूंगा सब कुछ फिर से शुरुआत से शुरू हो जाएगा, पर इस बार मैं सच में थक गया हूँ। ईथन, तुम खाना क्यों नहीं खा रहे? क्या मेरा बनाया खाना पसंद नहीं आया? मुझे माफ कर दो। मुझे नहीं पता था कि तुम्हें ये पसंद नहीं है।
तुम्हें जो खाना है बताओ, मैं बना देता हूँ। मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। ये जूलियन की आवाज थी। इस समय तक वो मेरा दोस्त बन चुका था और मेरी सिस्टर को कई बार बचा चुका था, जिससे सब उसे वोल्टन फैमिली का लकी चार्म समझते थे। वो अपने पुराने फटे कपड़ों में नहीं था, बल्कि एक महंगे कपड़े में था जो मैंने उसे दिया था, और वो मुझसे ज्यादा वोल्टन फैमिली का मालिक लग रहा था। उसका चेहरा रोने जैसा था। एक बड़ा मर्द अपना नीचे का होंठ दबाकर बोल रहा था। मैंने मिसेस डेविस से पूछा था। उन्होंने कहा था कि सी फूड तुम्हारा सबसे पसंदीदा खाना है। क्या तुम इसलिए नहीं खा रहे क्योंकि मैंने बनाया है? टेंशन मत लो, मैंने उनकी बताई तरीके से ही बनाया है। उसका ये नाटक बहुत लंबा चल रहा था, पर मैं चुप रहा। जूलियन परेशान होने लगा। ईथन, तुम मुझे भाव क्यों नहीं दे रहे? क्या तुम मुझसे नफरत करते हो क्योंकि मैं एक छोटी जगह से आया हूँ? क्या तुम्हें मैं गंदा लगता हूँ? मैंने अपना मुंह खोला पर कुछ अजीब आवाजें ही निकली। मैंने अपना हाथ गले पर रखा, खुद को कुछ बोलने के लिए मजबूर करने लगा, क्योंकि मुझे डर था कि अगर जूलियन बुरा मान गया तो मेरी तीनों सिस्टर्स जो उसे चाहती हैं वो मुझे परेशान करने का एक और बहाना ढूंढ लेंगी। पर मैं एक पूरा सेंटेंस नहीं बोल पाया। क्लोई ने हम दोनों की तरफ देखा और उसकी आंखें गुस्से में गहरी हो गईं। ईथन, क्या एक वॉल्टन ऐसे बिहेव करता है? जूलियन ने इसे दिल से बनाया है। अगर तुम्हारा खाने का मन नहीं भी है तो भी तुम इसे खाओगे। मैंने अपनी आंखें नीची कर ली और मेरे दिमाग में एक ठंडी हंसी आई। इन तीनों के पास जूलियन के अलावा किसी के लिए आंखें नहीं है। मेरी क्या मजाल कि मैं तुमसे नफरत करूं। आखिर तुम जल्द ही वॉल्टन फैमिली के दूसरे मालिक बनने वाले हो। एक अपाहिज बाहर निकाले गए इंसान का क्या हक है जो तुमसे नफरत करे? जो नहीं जानता वो सोचेगा कि जूलियन ही तुम्हारा असली भाई है, जिस तरह तुम उसे बचा रही हो। ओह, मैं भूल गया, असली भाई नहीं बल्कि लवर बॉय। और किसको याद है कि मुझे सी फूड से एलर्जी है? क्या मेरी जान की कोई कीमत नहीं है? किसी वजह से खाने की टेबल पर एकदम सन्नाटा छा गया। वो तीनों औरतें जो अभी मुस्कुरा रही थीं, अचानक उनके चेहरे ठंडे पड़ गए और उन्होंने बात करना बंद कर दिया। मैंने उस खाने को जबरदस्ती खाया, एक एक निवाला। उल्टी रोकने की कोशिश करते हुए मैंने जूलियन के लिए एक मुस्कुराहट बनाई। क्लोई का चेहरा काला पड़ गया था, जैसे किसी ने उसकी दुखती रग पर हाथ डाल दिया हो। अब मुझे जल्दी से खाना खत्म करते हुए और पीले चेहरे के साथ जाते हुए देखकर उसने जल्दी से हाथ बढ़ाया। ईथन, क्या तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है आज? तुम ओलिविया को खुद को दिखा क्यों नहीं लेते? वो एक डॉक्टर थी। मेरी पिछली जिंदगी में उसने ही मुझे दिल की दवाई दी थी और उसने ही उसे बंद भी किया था। उसने मुझे तड़पते हुए देखा और वो बहुत पहले ही भूल चुकी थी कि मैं कभी उसका प्यारा छोटा भाई था। मैं सीढ़ियों पर रुका और पीछे मुड़कर देखा। मेरा चेहरा अंधेरे में छुपा था। एक मामूली एलर्जी मुझे नहीं मारेगी। मैं बस बहुत थक गया हूँ। प्लीज मुझे परेशान करना बंद करो। मैं हर बात मान लूंगा। मैंने जानबूझकर ये नहीं भूला कि तुम्हें सी फूड से एलर्जी है। जानबूझकर नहीं किया। कितना बेकार और हंसने लायक बहाना है। मैं उनके इस नाटक पर और ध्यान नहीं देना चाहता था, इसलिए बिना सोचे वहां से चला गया। जैसे ही जूलियन आया, मैं जान गया था कि मैं चाहे जो करूं मैं कभी उनका लाडला नहीं बनूंगा, इसलिए मैंने बस हार मान ली। अचानक दरवाजे पर एक दस्तक ने मुझे मेरे ख्यालों से बाहर निकाला। ये फिर से जूलियन था, अपने वही रोने वाले और बेचारा बनने के नाटक के साथ। उसका गला भरा हुआ था और वो बार बार दरवाजा खटखटाने लगा, जैसे अगर मैं दरवाजा नहीं खोलूंगा तो वो रुकेगा ही नहीं। ईथन, क्या हुआ? क्या मैंने कुछ गलत किया जिससे तुम नाराज हो? मुझे माफ कर दो, प्लीज मुझे इग्नोर मत करो ना। क्या हम बेस्ट फ्रेंड्स नहीं हैं? उसकी बातों में बहुत दुख था, पर मुझे ठीक उसी समय अपने कान के पास एक और आवाज सुनाई दी। वो भी जूलियन की ही आवाज थी, पर जो वो बोल रहा था वो उसके बाहर बोले गए शब्दों से एकदम अलग था। सिस्टम, ईथन को आखिर क्या दिक्कत है? उसका अभी का बिहेवियर स्क्रिप्ट में नहीं था। अब उन लड़कियों को लग रहा है कि मैं उसे परेशान कर रहा हूँ और मेरा फेवरेबिलिटी स्कोर पूरा 10 पॉइंट गिर गया है। होस्ट, आप चिंता मत कीजिए, मैंने चेक किया है। उनका आपके लिए फेवरेबिलिटी स्कोर अभी भी 50 से ऊपर है। ये गिरावट कंट्रोल के अंदर है। मुझे ऐसा लगा जैसे मुझे किसी बर्फ की गुफा में फेंक दिया गया हो। मेरी पीठ में एक ठंडक सी दौड़ गई। रूम गर्म था, फिर भी मैं कांपने लगा। ये फिर से वही आवाजें थीं। मेरी पिछली जिंदगी में जब जूलियन ने मेरा कार एक्सीडेंट करवाया था और मैं थोड़े समय के लिए कोमा में था, तब मैं अक्सर उसे इस कंप्यूटर जैसी आवाज से बात करते सुनता था। मैंने उन्हें वॉल्टन फैमिली को बर्बाद करने का प्लान बनाते सुना था, ताकि वो उनका इस्तेमाल ऊपर चढ़ने के लिए कर सके। जैसे ही मैं होश में आया, मैं तुरंत क्लोए के पास गया उसे ये सब बताने के लिए, पर मैं चाहे जो बोलता, मुझे बदले में सिर्फ उसका ठंडा और गुस्से वाला चेहरा मिला। तभी जूलियन क्लोए के प्राइवेट स्टडी रूम से बाहर आया। एक ऐसा रूम जहां किसी को जाने की इजाजत नहीं थी, और वो एक परफेक्ट नाटक करने वाला लग रहा था। क्लोए, शायद ईथन से गलती से कुछ गलत हो गया। कोई बात नहीं, मैंने उसे माफ किया। जूलियन के इस अच्छे बनने के नाटक से क्लोए का चेहरा और खराब हो गया। ईथन, तुम ऐसे कैसे हो गए? तुम कार एक्सीडेंट में जूलियन को फंसा नहीं पाए और अब तुम मेरे सामने उस पर झूठा इल्जाम लगा रहे हो। और सोचो, जब तुम कोमा में थे तब उसने तुम्हारा ध्यान रखा और मुझसे माफी मांगी कि मैं तुम पर गुस्सा ना करूं। मुझे उसके बाद का ज्यादा याद नहीं है, बस इतना याद है कि उस पल से मुझे सच में वॉल्टन फैमिली से निकाल दिया गया था। मेरे छोटे सूटकेस में बस कुछ साड़े कपड़े थे। बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी, पर क्लोए के चेहरे पर कोई फर्क नहीं था जब उसने मुझे दरवाजे से बाहर ढकेला। उसने मिट्टी और गंदगी से भरे मुझे नीचे देखा और कहा, ईथन, जब तुम जूलियन को झेल ही नहीं सकते तो आज से वॉल्टन फैमिली तुम्हें अपना भाई नहीं मानेगी। इस नाम के बिना तुम खुद को क्या समझते हो?
इस याद ने मेरे पूरे शरीर को रुला दिया। वो अब कौन सा नाटक कर रहा था, मुझे गैस करने की भी जरूरत नहीं थी। मैं जानता था कि दरवाजे के बाहर जूलियन अकेला नहीं था। मैं सोच रहा था कि वो इस बार किसका फेवरेबिलिटी स्कोर बढ़ाने की कोशिश कर रहा था। जो भी हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था। मैं वैसे भी वॉल्टन फैमिली को छोड़ रहा था। मैं जानता था कि मैं इससे बच नहीं सकता, इसलिए मैंने एक लंबी सांस ली, पास गया और दरवाजा खोल दिया। जूलियन का खटखटाता हुआ हाथ हवा में लुक गया। बिना डरे उसने मेरा हाथ पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, पर मैं पीछे हट गया। अगर कोई बात है तो मुझे बताओ, प्लीज मुझे इग्नोर मत करो, सही है ना? वो रोया और उसकी आंखें बार बार मेरे पीछे खड़ी मेरी तीसरी सिस्टर सोफिया की तरफ देख रही थी। मेरी पिछली जिंदगी में वो मुझसे तभी अच्छे से बात करता था जब मेरी सिस्टर्स पास होती थी। उसने अभी इतना लंबा नाटक किया था, पक्का वो सोफिया को दिखाने के लिए था। सोफिया बहुत देर तक चुप रही और आखिर में बोली, पर वो जूलियन को बचाने के लिए बोली। उसने मुझे ध्यान से देखा। ईथन, मैंने पिछले कुछ दिनों में क्लोए और ओलिविया से सुना है, क्या तुम्हारे और जूलियन के बीच कोई गलतफहमी हुई है? क्या तुम दोनों अच्छे दोस्त नहीं थे? तुम्हें नहीं पता वो अकेले में कितना रोया है क्योंकि तुम उसे इग्नोर कर रहे हो। एक काम करते हैं, मैं एक बहुत फेमस थेरेपिस्ट को जानती हो। अगर कोई ऐसी बात है जो तुम क्लोए या ओलिविया को नहीं बताना चाहते तो तुम मुझे बता सकते हो। मैं कल तुम्हें उनसे मिलवाने ले चलूंगी, सही है ना? तो तुम लोगों ने कुछ नहीं समझा और अब तुम मुझे एक पागलखाने में भेजना चाहती हो, सही है? तुम्हारे दिमाग में जो भी जूलियन को पसंद नहीं करता उसे कोई मेंटल प्रॉब्लम है, यही बात है ना? जब तुमने अपने फैंस को इंटरनेट पर मुझे परेशान करने दिया तब तो तुम्हें मेरी चिंता नहीं दिखी। क्या तुम अब मुझे एक पागलखाने में बंद करवा के जूलियन का बदला लेना चाहती हो? सोफिया एकदम रुक गई, उसका चेहरा अजीब हो गया। उसने जूलियन को देखा, फिर मुझे देखा और आखिर में अपने ही हाथों को हैरानी से देखने लगी। ईथन, क्या मैंने कुछ गलत किया? प्लीज मुझसे नफरत मत करो, सही है ना? मेरा चेहरा एकदम गंभीर था। मैंने अपना सिर हिलाया और जल्दी से दरवाजा बंद कर दिया। दरवाजा बंद होने के बाद मुझे एक जोरदार आवाज सुनाई दी और फिर जूलियन के दर्द से कराहने की आवाज आई। सिस्टम वार्निंग, फीमेल साइड कैरेक्टर सोफिया की फेवरेबिलिटी 10 पॉइंट कम हो गई है। अभी का स्कोर 50 से नीचे गिर गया है। होस्ट, प्लीज जल्द से जल्द इसे वापस बढ़ाने का तरीका ढूंढे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की? मेरी 2 बेवकूफ सिस्टर्स तुम्हारे नाटक में आ गई होंगी, पर मैं नहीं आई। बेहतर होगा तुम मुझे इसका जवाब दो, नहीं तो मैं आगे का नहीं सुन सका क्योंकि वो दोनों दूर चले गए थे। मुझे सोफिया का ये अचानक बदलाव समझ नहीं आया और नहीं मुझे कोई फर्क पड़ता था क्योंकि वो पहले से ही जूलियन को बहुत बचाती थी। ये बस समय की बात थी कि वो फिर से पिछली गलती दोहराती। जूलियन वॉल्टन फैमिली के साथ जो भी बुरा करने वाला था उससे मेरा कोई लेना देना नहीं था। मेरे लिए जिंदा रहने से ज्यादा जरूरी कुछ नहीं था। मैं अब वॉल्टन घर बहुत कम जाता था और इसी वजह से जूलियन वहां ज्यादा दिखने लगा था। फैमिली ने हमेशा मेरी पहचान सबसे छुपा कर रखी थी ताकि मुझे कोई परेशानी ना हो। बाहर की दुनिया बस इतना जानती थी कि वॉल्टन फैमिली का एक छोटा बेटा है जिसकी तबीयत खराब रहती है और उसे बचपन से बहुत प्यार मिला है, पर वो कौन है ये कोई नहीं जानता था। जूलियन ने अब लगभग वो नाम अपने नाम कर लिया था। वो कभी इस बात से मना नहीं करता था। जब लोग पूछते तो वो बस बिना कुछ कहे मुस्कुरा देता। दूसरों के लिए ये एक तरह का हाँ था कि वही वॉल्टन फैमिली का छोटा मालिक है। मेरे रूममेट केविन ने मुझे देखा और हंसकर बोला, ईथन, तुम अब जूलियन के साथ क्यों नहीं घूमते? सेमेस्टर की शुरुआत में तो तुम दोनों हमेशा वॉल्टन फैमिली की गाड़ी में कैंपस आते थे। क्या कोई लड़ाई हो गई? क्या उसने तुम्हें गाड़ी से निकाल दिया? मैंने उसे एक नजर देखा, फिर अपना सिर झुका लिया और अपना होमवर्क ठीक करने लगा, उसे इग्नोर करते हुए। अब तो जूलियन भी तुमसे बात नहीं करना चाहता। तुम वॉल्टन फैमिली के साथ जुड़ने में नाकाम रहे, तो अब इतना घमंड दिखाना बंद करो। जैसे ही केविन ने अपनी बात पूरी की, जूलियन अंदर आया और उसके चेहरे से ऐसा लग रहा था जैसे उसने अचानक सब कुछ सुन लिया हो। उसने झूठी दोस्ती दिखाने की कोशिश की। केविन, छोड़ो ना, ये तो सबको पता है कि ईथन मुझसे नफरत करता है। मैं उसे जबरदस्ती तो खुद को पसंद नहीं करवा सकता। केविन ने अजीब तरह से मुंह बनाया। मैं बस इसका ये घमंड बर्दाश्त नहीं कर सकता। पहले तो ये तुम्हारे पास आने की बहुत कोशिश कर रहा था, अब ये नाटक क्यों? जूलियन ने अपनी आंखें नीचे कर ली। धीरे से कुछ सोचने के बाद उसने मेरी तरफ गुस्से से देखा और बोला, मैं भी देखना चाहता हूं तुम कब तक ये सब कर सकते हो। अपनी धमकी देने के बाद वो दोनों वहां से चले गए। डॉर्म रूम का दरवाजा बंद करने से पहले जूलियन ने पीछे मुड़कर मुझे देखा। उसकी आंखों में चालाकी थी। मैंने उसे सिस्टम से फिर से पूछते हुए सुना, सिस्टम, अभी सबसे ज्यादा फेवरेबिलिटी किसकी है? फिलहाल क्लोई की है, पर 60 की फेवरेबिलिटी अभी भी बहुत कम है। आपको 1 हफ्ते के अंदर उसकी फेवरेबिलिटी 80 तक बढ़ानी होगी, नहीं तो आप आगे के प्लॉट पॉइंट्स नहीं जान पाएंगे। आगे के प्लॉट पॉइंट्स? मुझे याद आया कि क्लोए एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करने जाते वक्त समुद्र में फंस जाती है और जूलियन ही उसे बचाता है, जो उनके रिश्ते की शुरुआत बनता है। जो भी हो, मेरा इस सबसे क्या लेना देना। मैंने अपना सामान पैक किया और लाइब्रेरी की तरफ निकल गया, पर रास्ते में मुझे अजीब नजरों का सामना करना पड़ा। लोग मेरी तरफ इशारा कर रहे थे और धीरे बोल रहे थे। क्या ये वही लड़का है ऑनलाइन फोरम वाला? मैंने अपना सिर झुका रखा, उन्हें इग्नोर करने की कोशिश की, पर एक साफ आवाज ने मेरे कदम रोक दिए। पता नहीं क्यों जूलियन लाइब्रेरी के पास फिर से आ गया था। वो पास आया और उसने मेरा हाथ जोर से पकड़ लिया ताकि मैं जा ना सकूं। ईथन, उनकी बकवास बातें मत सुनो, ये सब एक गलतफहमी है। वो भले ही तुम पर भरोसा ना करें, पर मैं करता हूँ।
उसने ये बातें तो कही, पर वो बार बार सिर्फ अपनी बातें बोल रहा था। मेरी सच्चाई का कोई सबूत नहीं दे रहा था। देखने वालों को सिर्फ उसकी अच्छाई दिखेगी, वो ये नहीं सोचेंगे कि मैंने सच में कुछ गलत नहीं किया है। ये तो वही बात हुई कि चोर ही बोले चोर चोर। मेरी खामोशी को उन्होंने मेरी गलती मान लिया और भीड़ के ताने और ज्यादा बढ़ गए। जूलियन मुझसे भी ज्यादा दुखी और बेचारा लग रहा था। उसकी आंखों में आंसू आ गए जब उसने मुझे देखा। ये फिर से शुरू हो गया। क्या जूलियन के पास रोने के अलावा कोई और तरीका नहीं है? मैंने अपनी आंखें नीचे कर ली। मैं बस उससे दूर जाना चाहता था, पर मैं उसकी पकड़ से छूट नहीं पाया। वार्निंग, फीमेल साइड कैरेक्टर सोफिया पास आ रही है। होस्ट प्लीज अपना पर्सोना बनाए रखें और ऐसा कुछ ना करें जिससे फेवरेबिलिटी कम हो। जूलियन का चेहरा तुरंत बदल गया। वो रोने वाली आवाज में चिल्लाया, ईथन के बारे में बुरा मत बोलो, वो ऐसा लड़का नहीं है, तुम लोगों को गलतफहमी हुई है। ऐसे नाटक के साथ किसी को भी लगेगा कि हम बहुत अच्छे दोस्त हैं। मैंने तुम्हारी सिस्टर्स को फंसाने की कोशिश की, फिर भी तुम मुझे बचा रहे हो। तुम कितने अच्छे हो। मैंने नीचे देखा, एक ठंडी हंसी हंसी और मेरी नजर मेरी लाल और सूजी हुई कलाई यानी कि रिस्ट पर गई। मैंने अपना मुंह खराब किया। दर्द का एहसास मुझे थोड़ा रुक कर हुआ। भीड़ के पीछे से सोफिया की आवाज आई, कैसा लड़का नहीं है? एक हैट और सनग्लासेस के बाद भी उसकी अच्छी बॉडी छुप नहीं रही थी और उसके पक्के फैंस ने उसे तुरंत पहचान लिया। क्या ये सोफिया वॉल्टन नहीं है? पक्का वही है। लगता है वो जूलियन का साथ देने आई है। आखिर उसके भाई को ईथन जैसे लड़के ने धोखा दिया है, फिर भी वो उससे दोस्ती रखना चाहता है। मेरे आसपास का शोर एक अजीब सा धप्पा बन गया था। इस पूरे हिस्से के बीच में रहकर भी मैं इस सबसे अलग लग रहा था। ये नाटक आखिर कब खत्म होगा? क्या सोफिया यहाँ जूलियन का साथ देने नहीं आई है? वो किस बात का रेट कर रही है? क्या उसे दौड़कर आकर मुझे धक्का नहीं देना चाहिए और मुझे बुरा भला नहीं कहना चाहिए? सोफिया ने गुस्से से देखा। भीड़ के हैरान और बातें करते चेहरों के बीच वो सीधे जूलियन के पास आई। फिर जो केक उसके हाथ में था वो मेरे हाथ में दे दिया, जो उसके पीछे खड़ा था। उसकी आवाज में बहुत प्यार था। ईथन, मैं आजकल काम में बहुत बिजी थी, मुझे आने का समय नहीं मिला। क्या तुम कैंपस में ठीक से रह रहे हो? तुम क्यों ना यूनिवर्सिटी के पास वाले मेरे अपार्टमेंट में शिफ्ट हो जाओ। ओह, और ये स्ट्रॉबेरी केक मैं तुम्हारे लिए लाई हूँ। मैं आज जल्दी में थी इसलिए तुम्हारी पसंदीदा बेकरी से नहीं ला पाई, पर अगली बार पक्का लाऊंगी। सही है ना? पूरी भीड़ एकदम शांत हो गई, यहाँ तक कि जूलियन का चेहरा और ज्यादा खराब हो गया। मैंने अपने होंठ दबा लिए। मेरा केक लेने का बिल्कुल मन नहीं था। ये कौन सा नया पागलपन है? मैं समझ गया, तुम फिर से वही तरीका अपना रही हो ताकि स्कूल के सब लोग मेरे रिश्ते को गलत समझें और मुझे परेशान करें। सही कहा ना सोफिया? तुम एक ही तरीके से कभी नहीं थकती। स्टूडेंट्स और तुम्हारे पागल फैंस की ताकत मेरे खिलाफ खड़ी है। पिछली बार की तरह मेरे ऊपर एसिड फेंक देना तो बहुत सस्ती सजा होगी। उस अंदर तक हिला देने वाले दर्द और उस बेइज्जती की याद ने मुझे फिर से डरा दिया। जैसा कि पता था, जूलियन के साथ रहने से कभी कुछ अच्छा नहीं होता। मेरी मन की बात सुनकर सोफिया का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने एक माइक्रोफोन छीना और भीड़ से जोर से बोला, तुम लोग क्या बातें कर रहे हो? ईथन मुझे फंसा रहा है। वॉल्टन फैमिली का हमेशा से एक ही छोटा मालिक रहा है और वो ईथन है। जूलियन तो बस हमारे घर का एक नौकर है। वो वॉल्टन फैमिली का छोटा मालिक कब से बन गया? सिस्टम की आवाज के मुताबिक सोफिया की फेवरेबिलिटी बहुत तेजी से गिर रही थी और जूलियन आखिर में डर गया। उसने सोचा था कि उसके लिए सोफिया के दिल में जो तरस है, उसकी वजह से वो कभी उसका नौकर होने का सच सामने नहीं लाएगी। अब जो लोग मुझे बुरा बोल रहे थे, वो सब उसे गुस्से से देखने लगे। उसका चेहरा अजीब हो गया। आंसू बहाते हुए वो चिल्लाया, तो क्या हुआ अगर मैं नौकर हूँ? मैं मेहनत करके अपने पैसे कमाता हूँ। तुम अमीर बच्चों की तरह नहीं जो बिना मांगे सब कुछ पा लेते हैं, पर फिर भी तुम मेरी इज्जत पर हाथ नहीं डाल सकते। मेरा परिवार तुम्हारे जैसा बड़ा नहीं हो सकता, पर मैं किसी भी तरह से तुमसे छोटा नहीं हूँ। उसके इस गुस्से ने वहां खड़े सब लोगों को हैरान कर दिया, यहाँ तक कि सोफिया भी थोड़ी शर्मिंदा लगी। मौका देखकर जूलियन रोने लगा और वहां से दौड़कर चला गया। सिस्टम ने तुरंत बताया, कांग्रेचुलेशंस होस्ट, फीमेल साइड कैरेक्टर सोफिया की फेवरेबिलिटी 20 पॉइंट्स बढ़ गई है। अब ये वापस 50 हो गई है। अब जब सबको पता चल गया था कि मैं ही असली वॉल्टन परिवार का वारिस हूँ, तो उनका बिहेवियर मेरे लिए बदल गया। केविन ने तो उस अनोनिमस थ्रेड पर माफी भी मांगी जहां उसने मुझ पर इल्जाम लगाया था। मैंने जूलियन के झूठ पर भरोसा करके वो पोस्ट किया था। सारे झूठे सबूत उसने ही दिए थे। मेरा इस्तेमाल किया गया। मैं सच में तुमसे माफी मांगता हूँ ईथन, मुझे माफ कर दो। अचानक से सब बदल गया और लोग जूलियन को बुरा भला कहने लगे। लोग उसे घमंडी और धोखेबाज बोलने लगे। उन्होंने कहा कि उन्होंने ऐसे बहुत से लोग देखे हैं जो एहसान नहीं मानते और झूठे होते हैं। वो खुद को मेहनती और मजबूत बोलता है, तो क्या हुआ अगर वो नौकर है? फिर जब उसके काम की बात आई तो उसने तमाशा खड़ा कर दिया। अगर उसे स्टेटस से फर्क नहीं पड़ता था, तो जब लोग उसे वॉल्टन फैमिली का मालिक समझ रहे थे, तब उसने सच क्यों नहीं बताया? अफसोस, मैं फोरम पर ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा था। मुझे बस इतना पता था कि क्लोए का फोन आया। उसकी आवाज ठंडी थी जब उसने मुझे घर आने को कहा। मुझे गैस करने की जरूरत नहीं थी क्योंकि वो जूलियन का साथ देने वाली थी। मैं धीरे धीरे चलता हुआ शाम को वॉल्टन घर के दरवाजे पर पहुंचा और दस्तक दी। जूलियन मेरी तीनों सिस्टर्स के बीच में बैठा था और रो रहा था। ये सीन लगभग पिछली जिंदगी में मेरे मरने से पहले दिखने वाले आखिरी सीन जैसा दिख रहा था। ये फिर से हो रहा था।
सोफिया सबसे ज्यादा परेशान लग रही थी। ऐसा लगा जैसे वो मेरे पास आना चाहती है, पर आखिर में वो जूलियन के पास ही रुकी रही। ईथन, तुम इस बार बहुत आगे निकल गए। मैं बहुत आगे निकल गया? मुझे तो ये भी नहीं पता मैंने किया क्या है। जूलियन ने खुद अपनी पहचान साफ नहीं की और दूसरों को मेरे बारे में बुरा बोलने दिया। क्या मैंने उसके बारे में एक बार भी बुरा शब्द कहा या एक बार भी खुद को सही साबित करने की कोशिश की? सही है, वो पक्का ये सोच रहे होंगे कि ये सब एक ट्रैप था जो मैंने जूलियन को फंसाने के लिए बनाया था। पर कोई भी इस बात पर ध्यान देने के लायक नहीं समझता था, क्योंकि मेरी पिछली जिंदगी में जो कुछ भी हुआ था उसकी वजह से अब मैं बोल भी नहीं सकता था। उनके इल्जाम लगाने वाले तरीके को समझते हुए मैं दरवाजे पर ही रुका रहा और एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाया। इस परिवार में अब मेरे लिए कोई जगह नहीं बची थी। सोफिया का चेहरा अचानक बदल गया, जैसे उसे आखिर में कोई बात समझ आ गई हो। वो दौड़कर मेरे पास आई। ईथन, ईथन, तुम। जूलियन का सिस्टम जोर जोर से बीप करने लगा, क्योंकि ओलिविया और सोफिया की फेवरेबिलिटी स्कोर एक के बाद एक बहुत तेजी से नीचे गिर गई थी। सिर्फ क्लोए ने मुझे एक गहरी और अजीब नजर से देखा, पर कोई रिएक्शन नहीं दिया। ये देखकर जूलियन ने बिना सोचे क्लोए का हाथ ऐसे पकड़ा जैसे वो उसकी आखिरी उम्मीद हो। उसके चेहरे से आंसू बह रहे थे। क्लोए, तुम जानती हो मैं ऐसा लड़का नहीं हूं। मैंने इस परिवार के पैसों की कभी परवाह नहीं की। मैं बस आप सभी से प्यार करता हूं। आप लोग मेरे असली परिवार जैसे हैं। आपने मुझे एक घर का प्यार दिखाया है। शायद मेरे यहाँ होने से ईथन को डर लग रहा था, इसलिए उसने। इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी करता, ओलिविया ने उसे ठंडी आवाज में बीच में ही रोक दिया। इसलिए क्या? तुम वॉल्टन फैमिली में पैसों के लिए नहीं आए? इस बात पर कौन भरोसा करेगा? अगर तुम सच में पैसों के पीछे नहीं थे तो तुमने उन लिमिटेड एडिशन कपड़ों और स्पोर्ट्स कार्स को लेने से मना क्यों नहीं किया जो ईथन ने तुम्हें दिए थे? तब तुम्हारी वो इज्जत और घमंड कहाँ था जिसके बारे में सोफिया ने बताया था? सोफिया एक अच्छी एक्ट्रेस थी, पर वो थोड़ा धीरे सोचती थी। अब जब ओलिविया ने इस बात पर इशारा किया तो उसे आखिर में जूलियन की कहानी के झूठ दिखने लगे। हाँ, सही बात है। अगर तुम सच में परवाह नहीं करते थे तो तुम ईथन को स्कूल की गाड़ी में साथ चलने के लिए बार बार परेशान क्यों करते थे? जब लोग तुम्हें वॉल्टन फैमिली का वारिस समझ रहे थे तब तुमने सच क्यों नहीं बताया? ऐसा नहीं है कि तुम्हें फर्क नहीं पड़ता, तुम्हें बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। एक ही पल में उन दोनों की फेवरेबिलिटी स्कोर लगभग एकदम खत्म हो गई। जूलियन का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। उसकी आखिरी उम्मीद बस क्लोए का हाथ पकड़े रहना था। क्लोए की आंखें थोड़ी नर्म हुईं और उसने धीरे से उसके बालों पर हाथ फेरा। जूलियन, डरो मत। जब तक तुमने कुछ गलत नहीं किया है मैं तुम्हारे साथ खड़ी रहूंगी, तो तुम मुझे निराश मत करना। जूलियन एक बच्चे की तरह उससे चिपक गया और एक कोने से, जहां कोई और नहीं देख सकता था, उसने मेरी तरफ एक घमंड वाली नजर देखी। चाहे ओलिविया और सोफिया की फेवरेबिलिटी चली गई हो, क्लोए ही है जिसके पास वॉल्टन फैमिली की असली पावर है। जब तक उसका दिल मेरे पास है तो डरने की क्या बात है। मैं ही इस घर का मालिक बनूंगा। वैसे भी ओलिविया और सोफिया की फेवरेबिलिटी अब खराब हो चुकी है। मैं इस बची हुई स्कोर का इस्तेमाल क्लोए के आगे वाले प्लॉट पॉइंट को बदलने के लिए करूंगा। होस्ट, क्या आप पक्का ऐसा करना चाहते हैं? माइनस फेवरेबिलिटी एकदम अलग चीज है। ये साइड कैरेक्टर्स आपके लिए सिर्फ और सिर्फ नफरत महसूस करेंगे। वो दोनों बस दो साइड कैरेक्टर्स हैं, वो मेरा क्या बिगाड़ सकती हैं? चाहे वो मुझसे जितनी भी नफरत करें, तुम जल्दी से स्कोर बदल दो। डिंग, प्लॉट पॉइंट एक्सचेंज सक्सेसफुल। फिलहाल की फेवरेबिलिटी ओलिविया -10, सोफिया -20। प्लॉट पॉइंट खुल गया है। आधे महीने बाद क्लोए एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करने जाते वक्त समुद्र में फंस जाएगी। होस्ट उसे बचाने के लिए पहले से तैयारी कर सकते हैं और पक्का उसका दिल जीत लेंगे। जूलियन के चेहरे पर एक जीतने वाली मुस्कुराहट आ गई। मैं उसके प्लान को समझ गया और मुझे एक ठंडी हंसी आई। चलो फिर मैं तुम्हें सिस्टम की मदद से क्लोए को बचाने के लिए कांग्रेचुलेशंस बोलता हूँ। जब तुम उसकी जान बचाओगे तो वो पक्का तुम्हारे प्यार में पागल हो जाएगी। तुम शायद इस बात का फायदा उठाकर उससे शादी भी कर सकते हो और वो हाँ बोल देगी। उस समय तक एक ऐसे इंसान को परिवार में शादी करके लाना जो वॉल्टन फैमिली को बर्बाद करना चाहता है, और क्लोए से शादी करके ओलिविया और सोफिया को फंसाना परिवार के लिए कितनी खुशी की बात होगी। मेरी तरफ से आप सबको शुभकामनाएं। आप सब हमेशा के लिए एक साथ बंधे रहें। क्लोए ने मुझे फिर से एक गहरी और अजीब नजर से देखा जो मैं समझ नहीं पाया, पर मैंने एक बड़ा अंदाजा लगाया। वो पिछली जिंदगी की तरह ही मुझे घर से निकालना चाहती थी, पर उसे बोलने में मुश्किल हो रही थी। इसलिए मैंने खुद अपना सामान पैक किया और वॉल्टन घर से चला गया। मैं अपनी हर एक चीज अपने साथ ले गया, यहाँ तक कि अपने पैसों के लिए एक नया बैंक कार्ड भी बनवा लिया। इसलिए मैं पिछली बार की तरह बिल्कुल गरीब नहीं था, जहाँ मुझे एक गंदे अपार्टमेंट में रहना पड़ा था। घर छोड़ने के बाद ओलिविया और सोफिया सच में अक्सर मुझसे मिलने आती थीं। मुझे समझ नहीं आता था कि वो शर्मिंदगी की वजह से आती थीं या कोई नया नाटक था, पर उनकी आंखों में मेरे लिए तरस था। ओलिविया हमेशा मिलने का समय ढूंढ लेती और मुझसे ऐसी बातें करती जैसे किसी छोटे बच्चे को बोलना सिखा रही हूँ, पर जब मैं कोई जवाब नहीं देता तो वो उदास होकर चली जाती।
सोफिया ने भी मुझे कई बार डॉक्टर के पास ले जाने की कोशिश की, पर मैंने हर बार अपना सर हिलाकर मना कर दिया। घर से निकलने के आधे महीने बाद मुझे एक इनविटेशन मिला। ये एक पानी पर चलने वाली आर्ट एग्जीबिशन का था जो मेरे सबसे पसंदीदा पेंटर ने रखा था। बिना ज्यादा सोचे मैंने अपना सामान पैक किया और वहां चला गया। वहां जाकर पता चला कि यॉट पर आर्ट एग्जीबिशन की जगह बहुत ही छोटी थी। वो नाव ज्यादातर अमीर और बड़े लोगों की पार्टी के लिए थी। वहां मैंने क्लोए को देखा और उसके साथ एक अच्छे सूट में तैयार खड़ा जूलियन था। ऐसा लगा जैसे उसे मेरे आने का पहले से अंदाजा था। उसके होंठों पर एक मजाक उड़ाने वाली मुस्कुराहट थी। उसने अपने सिस्टम से बात की। जब इस प्लॉट पॉइंट में एक मौत जरूरी है तो वो ईथन क्यों नहीं हो सकता? अगर वो वॉल्टन फैमिली में पैदा नहीं होता तो वो क्या होता? वो मेरा रास्ता साफ करने का एक पत्थर बन सकता है। कम से कम उसकी मौत का कोई मकसद तो होगा। क्लोए ने भी मुझे साफ देखा। उसने अपना मुंह खराब किया जैसे उसे कोई बुरा एहसास हुआ हो। वो जूलियन की तरफ मुड़ी और उससे किसी बात का जवाब मांगने लगी, पर जब उसने पीछे मुड़कर देखा, मैं भीड़ में बहुत आगे निकल चुका था। जूलियन की गंदी आवाज मेरे कान में कीड़े की तरह बार बार आ रही थी। हंसते रहो ईथन, देखते हैं आखिर में कौन हंसता है। मैंने एक लंबी सांस ली। मैं उसे बुरा भला कहना चाहता था, पर समझ नहीं आ रहा था कहां से शुरू करूं। मैं जानता हूं उसके इरादे बुरे हैं, पर मैंने कभी नहीं सोचा था कि उसके साथी इतने हिम्मती होंगे कि उन्होंने मुझे एक आर्ट शो की भीड़ में खड़े खड़े ही कोई दवाई देकर पकड़ लिया। जब मेरी आंख खुली, मैं यॉट के किनारे एक मछली की तरह लटका हुआ था, उस काले और तेज चलते समुद्र से बस कुछ मीटर ऊपर। मेरे पास ही उसी हालत में जूलियन भी था। मुझे होश में देखकर उसने जल्दी से अपने झूठे आंसू निकाले और चिल्लाया, क्लोए, ईथन को होश आ गया है। तुम्हें ईथन को बचाना चाहिए। मेरी जान की कोई कीमत नहीं है। एक सूट वाले आदमी ने हंसकर कहा, वेल क्लोए, क्या तुमने अपना फैसला कर लिया है? एक तुम्हारा असली भाई है और दूसरा तुम्हारा लवर बॉय। तुम किसे बचाने वाली हो? इस जगह पर आकर मैं जूलियन का मतलब कैसे नहीं समझता। वो बस क्लोए के फैसले का इस्तेमाल करके मेरा दिल तोड़ना चाहता था, पर अफसोस उसने गलत अंदाजा लगाया। जिस पल मैं उस गंदी मौत से मरा था, मैंने परिवार का सारा प्यार छोड़ दिया था। ये इस लायक नहीं था। मुझे क्लोए के फैसले से कोई फर्क नहीं पड़ता था। मुझे बस इस बात से फर्क पड़ता था कि मैं जिंदा बचाऊंगा या नहीं। क्लोए ने अपना हाथ उठाया, थोड़ी रुकी, फिर धीरे से जूलियन की तरफ इशारा किया। उसकी आवाज बहुत भारी थी। तुम जूलियन को छोड़ दो, वो बेकसूर है। सूट वाले आदमी ने जोर से हंसा। बहुत अच्छे क्लोए, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम एक सुंदर लड़के के लिए अपने ही भाई की जान दांव पर लगा दोगी। मैं तुम्हारे बारे में गलत नहीं था। उसने अपना हाथ हिलाया और उसके एक आदमी ने जूलियन को खोलने का नाटक किया, पर उसके बदले उसने मेरी रस्सी का एक हिस्सा काट दिया, जिससे दूसरी रस्सी बस टूटने ही वाली थी। आदमी ने अपनी बात आगे बढ़ाई रखी। क्या तुम्हें लगा मैं तुम्हारी ये झूठी चाल नहीं समझ सकता? तुमने जूलियन का नाम सिर्फ इसलिए लिया क्योंकि तुम्हें डर था कि मैं तुम्हारे भाई को नुकसान पहुंचाऊंगा, सही ना? या हो सकता है जो उसने कहा वो सच में वही चाहती थी। ये इस बारे में कम है कि उसे मेरी जान की चिंता है, बल्कि इस बारे में ज्यादा है कि वो तुम्हारे इरादों का अंदाजा लगाकर जूलियन को खतरे में नहीं डालना चाहती थी। जो भी हो, वो दोनों आखिर में बच ही जाते हैं और एक लाइफ बोट में किस करते हैं। मुझे कमजोर धमकी की तरह इस्तेमाल करने के बदले तुम्हें अभी जूलियन पर हाथ उठाना चाहिए। क्लोए तो गम के मारे रोने लगेगी। क्लोए का चेहरा कई बार बदला और आखिर में उसने हार मान ली। तुम्हें बस साउथ साइड प्रोजेक्ट का कॉन्ट्रैक्ट ही चाहिए ना? मैं इस रेस से बाहर हो जाऊंगी, तुम उसे छोड़ दो। जूलियन ने सोचा कि वो उसके बारे में बात कर रही है और उसकी आंखों में आंसू आ गए। जूलियन, क्या तुम्हें लगता है तुम मुझसे डील करने की हालत में हो? सूट वाले आदमी ने बीच में ही बात काट दी। साउथ साइड प्रोजेक्ट काफी नहीं है, मुझे वॉल्टन फैमिली की अभी जो क्यू कॉर्पोरेशन के साथ पार्टनरशिप हुई है वो भी चाहिए। यहां तक कि मैं भी इस पार्टनरशिप के बारे में जानता था। ये वही सीक्रेट डील थी जिसे जूलियन ने बाद में बेच दिया था, पर यह आदमी अभी इसकी मांग क्यों कर रहा था? ऐसा लग रहा था कि कहानी में कुछ ऐसे बदलाव आए थे जिनकी मुझे खबर नहीं थी। जूलियन ने भी नहीं सोचा था कि वो आदमी इतना लालची निकलेगा। उनके बीच जो बात हुई थी ये वैसी बिल्कुल नहीं थी। वो तो वॉल्टन फैमिली का इस्तेमाल बड़े लोगों में उठने के लिए करना चाहता था, उन्हें बर्बाद करना नहीं। उसने उस आदमी को याद दिलाने के लिए 2 बार खांसा, पर बदले में धमकी के तौर पर उसकी अपनी रस्सी का एक हिस्सा काट दिया गया। तुम क्यों खांस रहे हो? क्या तुमने ही मुझे ये सारी खबर नहीं दी थी? क्या हुआ? अब तुम नहीं चाहते कि मैं इस बारे में बात करूं? तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। वो परेशान होकर अपनी आंखों से इशारा करने की कोशिश करने लगा। वो ये भूल गया था कि एक शेर से डील करने के लिए तुम्हारे पास अपनी खुद की ताकत होनी चाहिए, नहीं तो तुम बस उसका खाना बनकर रह जाओगे। इसके अलावा ये बड़े लोग जो उसे हमेशा नीची नजर से देखते थे, वो उसकी इस पार्टनरशिप के बारे में क्यों परवाह करेंगे? अफसोस वो सच नहीं देख पा रहा था। अपने सिस्टम पर भरोसा करके कहानी को पहले से जानने की वजह से वो बच्चे की तरह सोच रहा था कि सब कुछ उसके प्लान के मुताबिक ही चलेगा। अचानक हवा का एक तेज झोंका आया, जिससे यॉट पर एक जोरदार लहर टकराई और वो पहले से ही फटी हुई रस्सी टूट गई। इस अचानक बदलाव से डरकर जूलियन चिल्लाया, क्लोई, मुझे बचाओ। और फिर उसने देखा कि क्लोई दौड़कर मेरी तरफ कूद गई। सिर्फ वो नहीं, यहां तक कि मेरी आंखें भी हैरानी से फटी की फटी रह गईं।
क्लोई ने मुझे बहुत जोर से पकड़ रखा था, यहां तक कि उसने अपने शरीर को एक ढाल की तरह इस्तेमाल किया और मेरे गिरने से एक पल पहले वो खुद पानी से टकराई। वो मुझे पानी के ऊपर रखने की कोशिश कर रही थी, पकड़ने के लिए कोई जगह ढूंढ रही थी और इस चक्कर में समुद्र का नमकीन पानी उसके मुंह में जा रहा था। फिर भी वो मुझे हौसला देने की कोशिश कर रही थी। ईथिन, डरो मत, तुम्हारी दीदी यहाँ है। मैं एक पल के लिए हैरान था, सोच रहा था ये कौन सा नया नाटक है। मैं बस अपने मन में बुरा भला कह सका, तुम झूठी, क्या ये वो जगह नहीं है जहां तुम्हें जूलियन को गले लगाना चाहिए था और उसे मेरा प्यारा जूलियन कहना चाहिए था? क्लोई का चेहरा थोड़ा अजीब हो गया। शुक्र है जो रेस्क्यू टीम मैंने पहले से बुला रखी थी वो जल्दी आ गई। फिर भी जब उन्होंने मुझे स्पीड बोट पर उठाया तो मैं ठंड के मारे बहुत तेज कांप रहा था। क्लोई ने मेरे ऊपर एक मोटा कोट डाल दिया और आखिर में उसका ध्यान दूर पानी में डूबते हुए उस शरीर पर गया। जूलियन की किस्मत इतनी अच्छी नहीं थी। एक बड़ी लहर उसे गिरते ही कई मीटर दूर बहा ले गई थी। जब तक उसे बचाया गया उसकी सांस लगभग रुकने वाली थी। ये जानते हुए कि जूलियन कुछ बुरा करने वाला है, मैं पहले से तैयारी कैसे नहीं करता। उसके सिस्टम के साथ बातें सुनने के बाद मुझे उसके प्लान का अंदाजा लगभग हो गया था, चाहे मुझे पूरी बात ना पता हो। इसलिए यॉट पर चढ़ने से पहले ही मैंने रेस्क्यू टीम और पुलिस को बोल दिया था ताकि कोई भी बुरा आदमी बचकर ना भाग सके। क्लोई ने बेहोश जूलियन को देखा, उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था और उसने वहां आए अपने आदमियों से कहा, इसे इलाज के लिए ले जाओ, बेहतर होगा ये मरे ना, पर ये अच्छे से जिंदा भी नहीं रहना चाहिए। जरूर जूलियन मरा नहीं, पर उसकी तबीयत पहले से ही खराब थी और इतने ठंडे पानी में इतनी देर रहने के बाद उसे ऐसी बीमारियां हो गईं जो अब कभी ठीक नहीं हो सकती थी। उसका और सूट वाले आदमी का ये प्लान कम से कम किडनैपिंग और पैसे मांगने का था, पर बड़े तौर पर यह जानबूझकर चोट पहुंचाने का मामला था। वॉल्टन फैमिली के बीच में आने से उनमें से कोई नहीं बच सका और हर एक को 5 साल की जेल की सजा हुई। क्लोई मुझे जूलियन से मिलवाने भी ले गई। मुझे उसके इरादे नहीं पता थे, इसलिए मैं बस चुपचाप उसके पीछे चला गया। एक मोटे शीशे के पीछे से हमने जूलियन को देखा, जो इतना पतला हो गया था कि उसे पहचानना मुश्किल था। फिर भी उसे लग रहा था कि क्लोई उसे बचाने आई है। क्लोई, जो कुछ भी हुआ वो ईथिन का आइडिया था, ये सब उसका एक ट्रैप था। वो ऐसे बोल रहा था जैसे उसे पक्का यकीन हो कि क्लोई उसकी बात मान लेगी और मैं खुद को सही साबित नहीं कर पाऊंगा, और उसने सारा इल्जाम मेरे ऊपर डाल दिया। क्लोई ने उसे देखा और हंसी। ऐसे समय पर भी नाटक कर रहे हो, ये बेकार है। जूलियन का चेहरा सफेद पड़ गया। वो अपने मन में सिस्टम को बुरा भला कहने लगा। सिस्टम, क्या क्लोई की फेवरेबिलिटी 80 पर नहीं है? वो मेरे साथ ऐसा बिहेव क्यों कर रही है? सही तरीके से अब तक उसे मेरे प्यार में पागल हो जाना चाहिए था। सिस्टम की आवाज एकदम खराब और अजीब हो गई थी। होस्ट, आपकी चोटों का सिस्टम पर बहुत बड़ा असर हुआ है। सिस्टम की मेंटेनेंस चल रही है। मेंटेनेंस फेल हो गई। फीमेल साइड कैरेक्टर क्लोई की फिलहाल की फेवरेबिलिटी -80 है। ये क्या हुआ? क्लोई की फेवरेबिलिटी इतनी तेजी से क्यों गिर गई? ऐसा नहीं होना चाहिए था। 80 से एकदम -80 हो जाना बहुत ज्यादा था। क्या जूलियन का सिस्टम सच में खराब हो रहा था? जूलियन हैरान था और रोने चिल्लाने लगा। वो इस सिस्टम के डेटा पर भरोसा नहीं कर पा रहा था। वो जोर जोर से क्लोई का नाम लेने लगा, क्योंकि अब वही अकेली थी जो उसे बाहर निकाल सकती थी। क्लोई ने शांत होकर कहा, ऐसा लगता है तुम्हारा ये सिस्टम सब कुछ नहीं जानता। वो एक छोटा सा रूप बदलना भी नहीं देख सका। मेरा और जूलियन का चेहरा एक जैसा हो गया था। हम उसे ऐसे देख रहे थे जैसे कोई भूत देख लिया हो। मैं जानता हूँ जूलियन के पास सिस्टम है क्योंकि मेरा दोबारा जन्म हुआ है और मैं उसके ख्याल सुन सकता हूँ, पर क्लोई को कैसे पता चला? पर जिसने ये हैरानी खड़ी की थी उसका इस जवाब को देने का कोई मूड नहीं था। तुम बाहर निकलना चाहते हो ना? वैसे ओलिविया की टीम का अभी एक नेशनल लेबोरेटरी के साथ नया काम शुरू हुआ है। वो लोग इंसान के दिमाग पर रिसर्च कर रहे हैं। मुझे लगता है जिसके दिमाग में सिस्टम हो वो रिसर्च के लिए एक परफेक्ट इंसान होगा। अब चाहे जूलियन कितना भी परेशान हो या रोए कि वो जेल में ही रहना चाहता है, उसका कोई फायदा नहीं था। उसके सिर पर एक डिवाइस लगा दिया गया और उसे एक मम्मी की तरह लपेटकर लैब भेज दिया गया। मुझे जबरदस्ती वॉल्टन घर वापस आना पड़ा। जूलियन के बिना मेरी तीनों सिस्टर्स जैसे नींद से जाग गई थीं और अब वो मेरे लिए अच्छा बनने की रेस लगाने लगी थीं। फिर भी मुझे अब इस घर में अपनापन महसूस नहीं होता था। ओलिविया लैब के काम में बिजी थी, पर जब वो कभी घर आती तो जूलियन की खबर लाती। शुरुआत के स्कैन में हमने सोचा था कि उसके दिमाग में जो परछाई है वो एक ट्यूमर है, पर वो असल में डेटा का एक हिस्सा निकला जिसे हम अपनी अभी की टेक्नोलॉजी से ठीक नहीं कर सकते। एक बार जब हमने इसे समझ लिया तो कोई भी सिस्टम बनाना कोई बड़ी बात नहीं होगी। जूलियन के बारे में ओलिविया ने बताया कि अब वो बस एक खाली शरीर बन चुका है। उसका शरीर उन बड़े एक्सपेरिमेंट्स को झेल नहीं पाया और खराब होने के बाद लैब ने उसे लगभग छोड़ दिया है। सिस्टम उसके सिर में था, इसलिए उन्हें बस उसके दिमाग को चालू रखना था। क्लोई ने बाद में मुझसे बहुत बातें की। उसने कहा कि उसे अपनी पिछली जिंदगी तब याद आई जब मैं वापस यूनिवर्सिटी चला गया था। पता चला कि वो भी मेरी तरह दोबारा जन्म लेकर आई थी। उसने जूलियन के सिस्टम के बारे में मेरी मन की बात से जाना था और इस डर से कि ये कोई और चाल ना हो, उसने नाटक करने का फैसला किया ताकि वो उसको और उसके सिस्टम को एक साथ फंसा सके। ईथिन, क्या तुम सच में बाहर के देश जा रहे हो? मैं सिक्योरिटी चेकिंग के सामने रुका और अपना सिर जोर से हिलाया। चाहे जूलियन को इस जिंदगी में सजा मिली हो,
या मेरी सिस्टर्स जाग गई हों और उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ हो। जो दर्द मैंने झेला था वो मिट नहीं सकता था। मैं इसे इग्नोर नहीं कर सकता था, ना ही खुद को ये नाटक करने के लिए मजबूर कर सकता था कि कुछ नहीं हुआ और मैं वॉल्टन फैमिली का वही पुराना छोटा मालिक हूँ। इसके बदले मैं बाहर के देश जाकर पढ़ना चाहता था और एक पेंटर बनने के अपने सपने को पूरा करना चाहता था। उनकी सजा के बारे में शायद जूलियन के झूठ से जागना और उन्होंने जो किया उसे समझना ही उनके लिए काफी बड़ी सजा थी। आखिर उनका भाई वॉल्टन फैमिली का छोटा मालिक तो उनके हाथों ही मर चुका था। मुझे जाना होगा। मेरी आवाज सुनकर क्लोई एकदम रुक गई। मेरी बोलने की बीमारी अफेजिया धीरे धीरे ठीक हो गई थी। जब मुझे समझ आया कि मेरे शब्दों का मकसद खुद को सही साबित करना या दूसरों को सुनाना नहीं था, पर मैंने उनके सामने पहले कभी नहीं बोला था। ये पहली बार था। मैं सिक्योरिटी से बाहर निकला, उस नीले आसमान और एक अच्छे बेहतर फ्यूचर की तरफ देखने लगा। मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। जिस पल मैंने जाने का फैसला किया था, मैंने उन्हें एकदम पीछे छोड़ दिया। अलविदा। आज के बाद मैं तुम्हारा भाई नहीं बनूंगा।